गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज़ प्रतिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू पोलपाथ। अगेन कुछ प्रश्नों की जो है प्रैक्टिस करेंगे और आप सभी को आंसर देना है। आंसर देते वक्त जो है आप क्वेश्चन नंबर पक्का वहाँ पर मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर से ही पता चलता है कि आप किस जो है क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। तो टाइम को वेस्ट करते ना करते हुए सबसे पहले हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। और आप हमें जो है टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पोलपाथ के नाम से टेलीग्राम बना हुआ है, ठीक है। सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, प्लस साथ में सारी प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई हैं, तो वहाँ से आप सारी प्लेलिस्ट अवेल कर सकते हैं, चेकआउट दैट। चलो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रखे गए हैं ताकि दोनों एस्पिरेंट को यहाँ पर उनकी फ़ायदा मिल सके। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु सेड दैट सोशल रिवोल्यूशन इज़ एन ongoing process in which causes and effects are dialectically related। किसने कहा था कि सामाजिक क्रांति एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कारण और प्रभाव द्वंद्वात्मक रूप से संबंधित हैं। हंटिंगटन ने ऐसा कहा है, या कार्ल मार्क्स ने कहा है, या जॉनसन ने कहा है, या इमैनुअल वालेंस्टाइन ने कहा है। किसने कहा है? आंसर आप सभी के फटाफट आ जाने चाहिए और एक दूसरे की कॉपी नहीं करेंगे। तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा है, ऑप्शन बी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन को सभी लाइक कर देंगे, जो भी लोग जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु एम्फसाइज्ड द नोशन ऑफ नेशन एज डिस्कर्सिव फॉर्मेशन। राष्ट्र की धारणा विवेकपूर्ण गठन के रूप में किसने जोर दिया है? तो ये है बेनेडिक्ट एंडरसन ने किया है, या गैब्रियल ऑलमंड ने किया है। यहाँ ऑलमंड हो जाएगा, ऑलमंड, ठीक है। या सिडनी वर्बर ने किया है, या फिर सैमुअल हंटिंगटन ने किया है। किसने किया है? क्वेश्चन 2 का सभी आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये एंडरसन करने वाले हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु वॉज द ओपिनियन दैट The end of Cold War represented the victory of ideal state and liberal capitalism। किसकी राय थी कि शीत युद्ध का अंत आदर्श राज्य और उदार पूंजीवाद की जीत का प्रतिनिधित्व करता है? तो माइकल डॉयल थे, या फ्रांसिस फुकुयामा थे, या सैमुअल हंटिंगटन थे, या नॉन ऑफ द अबव थे, ठीक है। तो ये कहने वाले जो है फ्रांसिस फुकुयामा थे, ऑप्शन बी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास का अंत नामक लेख लिख करके सनसनी फैला दी थी, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। क्लास सेशन को सभी शेयर कर देंगे ताकि और लोग भी आकर के हमसे जुड़ सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजीम एक्सक्लूड लोअर मिडल एंड अपर क्लास फ्रॉम पावर एंड ऑल द पावर फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम और लीडर। निम्न में से कौन सी व्यवस्था निम्न मध्यम और उच्च वर्ग को सत्ता से बाहर करती है और सारी शक्ति सीधे नेता से प्रभावित होती है? ऑप्शन कौन सा है आपका? टोटलिटरियनिज्म यानी सर्वसत्तावाद, पैट्रिमोनियलिज्म यानी कि पितृसत्तात्मकता, फिर आता है फासिज्म यानी फासिस्टवाद, और आता है नाजीवाद। ये नाजिज्म होगा, नाजीवाद, और ये हो जाएगा फासीवाद, ठीक है। तो कौन है यहाँ पर भी बी ऑप्शन होगा राइट। क्वेश्चन नंबर किसका? 4 का ऑप्शन बी राइट होगा, पितृसत्तात्मकता यानी पैट्रिमोनियलिज्म राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिपेंडेंसी थ्योरी इज पॉपुलरली यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। निर्भरता सिद्धांत डैश के संदर्भ में लोकप्रिय रूप से प्रयोग किया जाता है, यानी कि कौन से देश, पूछ रहा सीधे सीधे, कौन से देश प्रयोग किए जाते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी के रूप में? अफ्रीका, एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, या अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका, या फिर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया, या फिर मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका। तो यहाँ पर जो है अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका, इन्हीं के संदर्भ में जो है डिपेंडेंसी थ्योरी पॉपुलरली यूज की जाती है। बी यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि हु वॉज द ओपिनियन दैट द डिपेंडेंसी एनालिसिस इज फाउंड इन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट।
किसकी राय थी कि निर्भरता विश्लेषण अल्प विकास के केंद्रीय विचार में पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, आंद्रे गुंडर फैंक या इम्यूनल वेलस्टाइन या फिर डब्ल्यू रोस्टो या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है आप सभी करें, और इसका आंसर क्या है, ये गुंडर फ्रैंक हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर कुछ लिस्ट है, इसको हम पढ़ देंगे और बुक्स हैं, संबंधित किससे हैं वो बताना है। मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, पहला है। दूसरा बी क्या है, पॉलिटिक्स इन इंडिया है, जबकि सी है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, जबकि डी है द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एरियाज़। तो कौन किससे लिखी है, तो जो पॉलिटिक्स इन इंडिया है ये किसने लिखी है, ये बहुत ही फेमस बुक है, ये तो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का, तो ये जो है, तो जो मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज है ये न्यूमैन से जुड़ी है। कैसे याद करेंगे, मॉडर्न क्या हुआ, मॉडर्न का मतलब ही न्यू हो गया। और जो दूसरा है पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये रजनी कोठारी की है, सभी को पता है। ठीक है, जो मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस है ये किसका है, तो ये जो है डाहल का है। और जो द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया ये ऑलमन का है, सभी को पता है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन क्या हो रहा है, 3124 ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट, अगला भी लिस्ट है और यहाँ पर आपको क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि यहाँ प्रतिनिधित्व की बात की जा रही है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और बी क्या कह रहा है, मल्टीपल वोटिंग राइट। सी कह रहा है 1 मैन 1 वोट, जबकि डी कह रहा है फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो कौन किससे संबंधित है, यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है आपको देने हैं। तो ये जो पहला है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये किससे संबंधित है, ये हेयर से संबंधित है। ठीक है, तो ये हम कर देते हैं 3 पर, हेयर पे। फिर मल्टीपल वोटिंग राइट, ये मिल से संबंधित है, सभी को पता है। 1 मैन 1 वोट किससे संबंधित है, ये तो ये जो 1 मैन 1 वोट ये बेंथम से संबंधित है, ये भी आप सभी को पता है। और फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जैसे कार्य के अकॉर्डिंग, जो हमारा फंक्शन है, जो हमारा कार्य है, जितने प्रकार के हमारे कार्य हैं उसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो ये कोल से संबंधित है। ठीक है, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व की या ये बात करते हैं तो ये कोल से संबंधित हो जाएगा। तो सभी यहाँ पर आपके जाने सुने हैं, तो वेरी इजी क्वेश्चन है, ये ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, 3142। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला भी आपका लिस्ट से संबंधित है। क्या है, पहला ऑप्शन है क्या, ए कह रहा है इंग्लैंड की सिविल वॉर, और दूसरा है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, तीसरा है डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन बाय द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस। जो फ्रांस की नेशनल असेंबली थी उसके द्वारा जो है राइट ऑफ मैन, लोगों के जो राइट्स थे वो उनका घोषणा किया जाना। और चौथा क्या कह रहा है, डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, अमेरिकी स्वतंत्रता थी उसकी घोषणा। तो ये सारी बात हो रही है यहाँ पर। अब इनको मैच कर देना है फटाफट से आपको। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका ये देखना है, तो जो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 का 1 ही हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड सिविल वॉर, और फिर ग्लोरियस रिवॉल्यूशन है, यानी कि गौरवपूर्ण क्रांति, तो ये 3 आ जाएगा 18 पे। फिर डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन बाय द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था हमारा ये 1789 में, तो हम इसको 4 से मैच कर देंगे। जबकि डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, जो अमेरिका की स्वतंत्रता थी, वो 1776 में थी। तो ऑप्शन हमारा 1342 ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर असर्शन एंड रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कह रहा है, इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी इन इलेक्शन। रीजन क्या दे रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज एम एट कैप्चरिंग पॉलिटिकल पावर। दावा है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावों में राजनीतिक दल आवश्यक हैं, जबकि आर कह रहा है राजनीतिक दलों का उद्देश्य राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का जो है कौन सा सही होगा, तो दोनों ही, यहाँ पर जो ए है दावा है और उसका जो रीजनिंग है यानी तर्क है दोनों ही सही हैं, तो यहाँ पर ए हो जाएगा राइट। ठीक है, सेशन को सभी लाइक कर देंगे और
जो है पक्का से शेयर भी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन असर्शन एंड रीजनिंग से संबंधित है। क्या कह रहा है असर्शन? नेशनल सेंटिमेंट्स इज़ बेटर क्रिएटेड इन यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, उसका रीज़न क्या दे रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन द लॉयल्टी ऑफ सिटीजन इज नॉट डिवाइडेड। ठीक है, एकात्मक सरकार में राष्ट्रीय भावना बेहतर होती है। और तर्क क्या है? केवल कानूनों, नीतियों और प्रशासन की एकरूपता के कारण नागरिक की निष्ठा विभाजित नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? बोथ ए एंड आर जो है ट्रू है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है ए की, जबकि दूसरा कह रहा है बोथ ए आर ट्रू है, लेकिन आर जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। सी कह रहा है ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स, जो डी कह रहा है ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 11 का भी एक हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। ए आर दोनों यहाँ पर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। देखेंगे क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है। ये भी असर्शन और रीजनिंग से संबंधित है। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इज अगेंस्ट द नॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। रीजन क्या है यहाँ पर? द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज इट्स हॉस्पिटैलिटी to all kinds of opinion and no one party state is diametrically opposite to the democratic system। यहाँ पर वही बता रहा है, एक ही राजनीतिक दल का अस्तित्व लोकतंत्र के आदर्श के खिलाफ है। तर्क क्या दे रहा है? लोकतंत्र का सार सभी प्रकार के मतों का आतिथ्य है और कोई भी एक दलीय राज्य लोकतांत्रिक व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका भी ए सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। यहाँ पर भी दोनों मतलब ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। निम्न में से कौन गलत सुमेलित है? तो क्या है? गिटानो मोस्का, द रूलिंग क्लास। ठीक है, रॉबर्ट मिशेल्स, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ओलिगैरिकल टेंडेंसी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। ठीक है, तीसरा क्या है? विल्फ्रेडो परेटो, द माइंड एंड सोसाइटी, और चौथा है नॉन ऑफ द एबव। गलत सुमेलित की बात कर रहा है ये, तो यहाँ पर जो है डी, इनमें से कोई भी गलत सुमेलित नहीं है, सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, सारी की सारी सही सुमेलित हैं। उनकी जो डेट हैं, कब कब आई हैं, वो भी लिखी हुई हैं। और जो माइंड एंड सोसाइटी कब आती है? 1916 में आती है। इसकी डेट यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। आगे क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला क्या है? फुल यूएस सिटीजनशिप टू इंडियन अमेरिकन 1924। दूसरा कह रहा है वुमेन्स राइट टू वोट इन यूएसए 1920। तीसरा कह रहा है abolition of voting rights discrimination based on race color or previous slavery 1870। ठीक है, कौन सा सही है बताना है। पहला है कि भारतीय अमेरिकियों को पूर्ण अमेरिकी नागरिकता 1924। दूसरा कह रहा है यूएसए में महिलाओं के वोट का अधिकार 1920। जबकि तीसरा कह रहा है जाति, रंग या पिछली दास्ता के आधार पर मतदान अधिकार भेदभाव का उन्मूलन 1870। तो यहाँ पर क्या है कि कथन कौन सा सही है पूछ रहा है। ठीक है, तो वो देख लीजिए कौन सा सही है। तो यहाँ पर सारे ही सही हैं, जितने ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं सभी सही हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यानी कि ऊपर के सभी ऑप्शन डी आपका जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग अंडर डेवलपमेंट। अल्प विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए कह रहा है अंडर डेवलपमेंट इज नॉट द ओरिजिनल स्टेट ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमी। बी दे वर अंडर डेवलप्ड प्रायर टू कैपिटलिस्ट पेनेट्रेशन। सी कह रहा है एजी फ्रैंक आइडेंटिफाई कैपिटलिज्म एज अ सिस्टम ऑफ वर्ल्ड वाइड लिंक ऑफ एक्सचेंज characterized by monopoly and exploitation और all of the above। यहाँ पर क्या कह रहा है? अल्प विकास एक विकासशील अर्थव्यवस्था की मूल स्थिति नहीं है।
बी कह रहा है पूंजीवादी पैठ से पहले वे अविकसित थे, जबकि सी कह रहा है एजी फ्रैंक यानी कि जो गुंडर फ्रैंक उनकी बात हो रही है, पूंजीवाद को एकाधिकार और शोषण द्वारा विशेषता विनिमय के विश्वव्यापी लिंक की एक प्रणाली के रूप में पहचानते हैं। डी कह रहा है ऊपर के सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है राइट आंसर क्या होगा वो आपको देना है। तो यहाँ पर भी जो है ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ऊपर के सभी। ठीक है, जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं वो सभी सही हैं, कथन सारे ही सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इज रिटन बाय, आर्थिक विकास के चरण एक गैर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो है डैश द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? एजी फ्रैंक के द्वारा, या रोस्टो के द्वारा, या इमैनुअल वोलेस्टीन के द्वारा, या फिर नोटा यानी कि नॉन ऑफ द अबव। तो ये जो है लिखा किसके द्वारा? रोस्टो के द्वारा लिखा गया है। इसको मैंने कई बार आपको कराया है कि जो ये आर्थिक विकास के चरण इन्होंने दिए हैं रोस्टो ने, और ये बताया है कि इन चरणों से होकर ही कोई जो है देश एक मतलब क्या है प्रचुरता की उसमें पहुंचता है, स्थिति में पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पर रोस्टो हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग गिव द बाउंडेड रेशनैलिटी मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। निम्नलिखित में से किसने निर्णय लेने की सीमित तर्कसंगता मॉडल दिया है? हर्बर्ट साइमन, एल्टन मेयो, डी ऑसबॉर्न, या फिर एडवर्ड विडनर। किसने दिया है? तो ये जो है साइमन महोदय ने दिया है। हर्बर्ट साइमन महोदय ने दिया है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? फर्स्ट है इट इज़ चेंज ओरिएंटेड। सेकंड कह रहा है इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर सिंपल, जबकि तीसरा है इट इज़ डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल। चौथा है इट इज़ कंसर्न विद न्यू टास्क्स। यहाँ पर भी वही है, पहला कह रहा है यह परिवर्तन उन्मुख है, और दूसरा कह रहा है इसके उद्देश्य सरल हैं, जबकि तीसरा कह रहा है यह गतिशील और लचीला है, और चौथा कह रहा है कि यह नए कार्यों से संबंधित है। यहाँ पर जो है कौन से यहाँ पर कथन सही हैं, जो कथन दिए गए हैं तो इनमें कौन कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही होने वाले हैं तो 1, 3 एंड 4, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा, 1, 3 एंड 4। ठीक है, जो इट्स ऑब्जेक्टिव और सिंपल तो ये जो है नहीं होगा, बाकी की सभी जो है सही हैं। इट इज़ चेंज ओरिएंटेड, इट इज़ डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल, इट इज़ कंसर्न विद न्यू टास्क। तो ये सभी जो विकास प्रशासन के बारे में सही बातें हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सेशन को सभी लाइक कर देंगे, और यदि अभी आप पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे